ठंड में गरीब परिवार का 5 मंजिला गर्म मकान। छोटी सी झोपड़ी है, सब सो रहे हैं। बहू ठंड से कांप रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जा रही है। कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है, और ऊपर से पतली सी चादर ओढ़ी थी, वो भी माँ जी ने अपनी तरफ कर ली। अब क्या ओढ़ूं मैं, किससे चादर लूं? ठंड के मारे सारा शरीर कांप रहा है। और एक तो इस झोपड़ी के अंदर कितनी हवा आ रही है। पता नहीं कब हमारा एक सुकून से भरा गर्म घर होगा जहां हम आराम से अपनी सर्दियां गुजारेंगे। इस सर्दी के मौसम में जहां हर कोई हीटर के सामने कंबल रजाई ओढ़कर आराम से सुकून भरी नींद ले रहा था, तो वहीं इस गरीब परिवार के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। छोटी सी एक कमरे वाली झोपड़ी में ही यह पूरा परिवार अपना गुजारा कर रहा था। तो वहीं झोपड़ी के अंदर बाहर से आ रही ठंडी ठंडी हवा से बार बार महिमा का शरीर कांप उठता है। जैसे तैसे कर महिमा रात गुजारती है, तो वहीं अगले दिन महिमा को सर्दी जुकाम हो जाता है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से छींक रही हो। कल की रात पूरी ठंड से कपकपाते हुए गुजरी है मेरी। बता नहीं सकती कैसे कांप रही थी मैं ठंड से। मैं ही जानती हूँ अभी हमारे घर के हालात कुछ वक्त से ठीक नहीं है, लेकिन क्या हम ईंट पत्थर का एक छोटा सा किराए का घर भी नहीं ले सकते? इस घास फूस की झोपड़ी में गुजारा बिल्कुल नामुमकिन सा है। बार बार घर के अंदर बर्फ जैसी ठंडी हवाएं आती रहती हैं। मैं और रमन कब से कोशिश कर रहे हैं कि एक सस्ता किराए का घर मिल जाए, लेकिन यहाँ 5,000 से कम का कोई घर ही नहीं है। और ऊपर से ठंड में हमारे आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम भी काफी कम हो गया है। मालिक ने कितने कारीगरों को निकाल दिया है। मुझे तो ये डर है कि आजकल में मालिक मुझे और रमन को भी न निकाल दे, वरना जो चार पैसे आते हैं घर में वो भी आने से बंद हो जाएंगे। उस दिन के बाद हम सबकी जिंदगी बदल गई। पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा। आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले तक ये पूरा परिवार एक छोटे से ठीक ठाक किराए के घर में आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अपना घर लेने के लिए मेहनत करके दोनों भाइयों ने पैसे भी जोड़ लिए थे, लेकिन एक रात कुछ चोर उनके घर में चोरी कर लेते हैं और सारे पैसे ले जाते हैं, जिससे इस गरीब परिवार का अपना घर बनाने का सपना ही रह जाता है। तो वहीं समय बीतने के साथ इस गरीब परिवार में ऐसी पनौती छाती है कि उसे ईंट पत्थर के किराए के घर से निकलकर एक झोपड़ी के घर में आकर गुजारा करना पड़ता है। पता है, सुबह मैंने संदूक से सारे पुराने स्वेटर निकाले थे, लेकिन सब चूहे ने कुतर कर रख दिए हैं। अरे हम तो जैसे तैसे करके ठंड बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या? वो तो वही बात हो गई ना कि गरीबी में आटा गीला। कितनी बार कहा है मैंने कि हमें भी कुछ काम करने दीजिए बाहर जाकर, लेकिन नहीं, माँ जी तो कभी सुनती ही नहीं। ऐसे ही रहा तो एक दिन हम लोग भूखे न मर जाएं। अपनी हालातों के मारे पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान था। ऐसे 1-2 दिन गुजर जाते हैं और घर के मुखिया मिथिलेश की बहन निर्मला परिवार से मिलने के लिए घर आती है। कब तक झोपड़ी में गुजारा करते रहोगे? अरे मेरे बेटे को देखो, कहने को इकलौता बेटा है, लेकिन उससे कितना बड़ा घर बनाकर तैयार कर दिया है। और तो और घर में हीटर भी है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। पूरा घर हमारा बिल्कुल गर्म रहता है। और एक आपका घर है, एक तो इतना छोटा और ऊपर से बर्फ की तरह ठंडा रहता है। बुआ जी, ये आपके लिए चाय। अंकिता बेटा, इसमें तूने अदरक नहीं डाली है ना? वो क्या है ना, मुझे ठंड में अदरक वाली चाय पसंद है। वैसे सादी चाय नहीं पीती हूँ मैं। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप भी जल्द से जल्द घर बन जाए आपका। अरे 2 बेटे हैं आपके, तो कुछ बोलिए उन्हें मेहनत करने के लिए। हिम्मत से ज्यादा निर्मला पूरे परिवार को ताने दे रही थी, जिससे पूरा परिवार अच्छे से वाकिफ था, लेकिन कोई निर्मला से कुछ नहीं कहता। छोटा घर, ऊपर से ठंड से भरे घर से सभी जूझ रहे थे, तो वहीं घर की बहू बेटे के लिए कोई भी प्राइवेसी नाम की चीज नहीं थी। क्या हुआ चंचल, कब तक गुस्सा रहोगी मुझसे? अरे मान भी जाओ, तुम्हारी ये नाराजगी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पता है, काम में मन ही नहीं लगता है। आपके पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। जब से अरुण हुआ है तब से आपने आज तक मुझसे कभी बैठकर 2 पल प्यार भरी बातें भी की हैं। तुम तो जानती हो ना कि हम कैसे घर में रह रहे हैं। पिछले वाले घर में 2 कमरे थे, तो हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाता था, लेकिन यहाँ सब एक साथ इसी एक कमरे में रहते हैं। ठीक से बात हो जाए वही बड़ी बात है। आंचल का हाथ पकड़कर रमन उसे समझा रहा होता है कि तभी शारदा अचानक कमरे में आ जाती है और अपने बहू बेटे को इस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े देखकर, अरे माना अभी जवान हो, लेकिन थोड़ी अकल नाम की चीज है या नहीं? घर में जवान बहन है, बच्चे हैं, कम से कम उनकी तो शर्म कर लो। पता नहीं क्या होगा आजकल के बच्चों का। शारदा की ऐसी बातें सुनकर रमन और आंचल दोनों का मुंह बन जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। रात का वक्त था, बाहर काफी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो वहीं झोपड़ी में कोने कोने से ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। दोनों बहुएं चूल्हे से गर्मा गर्म रोटियां निकाल सभी को परोस रही होती हैं। आज भी आपने रोटी और दाल बनाई है,
ठंड का मौसम है, सबके घरों में साग पालक पनीर गाजर का हलवा कितना कुछ बन रहा है, लेकिन हमारे घर में तो हर रोज दाल रोटी बनती है। मुझे नहीं खानी है दाल रोटी, दाल में तो कोई स्वाद ही नहीं है, मुझे पालक पनीर खाना है। घर में राशन के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं और तुम लोगों को खाने की फरमाइश शुरू हो गई। भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इतना तो मिल ही रहा है। आज खा लो, कल हम कुछ न कुछ अच्छा बना देंगे तुम्हारे लिए। जल्दी से खाकर सो जाते हैं, वैसे भी आज ठंड काफी ज्यादा हो रही है। बच्चों के साथ साथ किसी भी बड़े का उस दाल रोटी को खाने का मन नहीं था, लेकिन अपने हालातों को देखते हुए बिना कोई शिकायत करे अब सब लोग दाल रोटी खा लेते हैं और फिर से पतली सी चादर में पूरा परिवार सो जाता है। लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में उस घास फूस की बनी झोपड़ी में सोना काफी मुश्किल था। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। धूप का नामो निशान नहीं है। कम से कम पहले थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन धूप तो निकल रही थी। बिस्तर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, लेकिन क्या ही फायदा, बाहर जितनी ठंड नहीं है उससे ठंडा तो हमारा घर ही है। बिल्कुल बर्फ की तरह 24 घंटे ठंडा रहता है। आंचल आंगन में कांपते हुए कपड़े और बर्तन धो रही होती है। तभी पड़ोस में रहने वाली सुमन इतराते हुए उनके पास आती है। इतनी ठंड में भी तुम्हें ठंडा पानी से काम करना पड़ रहा है। पता है, मेरे लिए इन्होंने तो ठंड की वजह से घर में काम करने के लिए नौकरानी ही रख दी है। और तो और अब तो हमने किचन में भी गीजर लगवा लिया है। और तुम्हें पता है, अब तो हम अपने 2 मंजिल वाले घर को 3 मंजिला घर बना रहे हैं। तुम्हारे घर में तो गिने चुनकर 4 ही लोग हैं ना, वो 3 मंजिला वाला घर बनाने की क्या ही जरूरत है। अरे जब हमारे पास पैसा है तो हम घर क्यों ना बनाए। वैसे भी हमने सोचा है जो हम 3रा मंजिला वाला घर बनाएंगे ना, उसमें 2-2 हीटर लगा कर रख देंगे। जब भी ठंड लगेगी तो उस कमरे में जाकर बैठ जाएंगे। वैसे तुम्हारी झोपड़ी में तो काफी ठंड रहती होगी ना, कभी हमारे घर आकर देखो कितना गर्म रहता है हमारा घर। सुमन की बात सुनकर आंचल और महिमा का मुंह बन जाता है, जिसके बाद सुमन जैसे ही वहां से जाती है। ज्यादा ही नहीं इतराती है ये। 25 गज का तो इसका घर है, लेकिन इतना ऐसे रही है जैसे 100 गज का मकान हो इसका। मुझे तो पूरा यकीन है कि इसका 3रा मंजिल भी ये कहीं ना कहीं से पैसे उधार लेकर बनवा रही है। वैसे भी इसके परिवार की आधी जिंदगी तो इसके उधार पर ही चल रही है। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। महिमा और शारदा पास के बाजार सब्जी लेने के लिए गई होती हैं। तभी उन्हें बाजार में एक रजाई वाला मिलता है, जो 500 रुपए में काफी अच्छी रजाई दे रहा होता है। हमारे पास अभी सिर्फ 50 रुपए हैं, आप इसे रख लीजिए और किश्त पर हमें रजाई दे दीजिए। हर हफ्ते हम आपको 50-50 करके सारे पैसे दे देंगे। अरे बहन जी, ये रजाई है, कोई फ्रिज कूलर थोड़े ना है जो आपको किश्त पर चाहिए। अरे जाइए यहाँ से, पता नहीं सुबह सुबह कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। हमें इन्हें किश्त पर रजाई भी चाहिए। देखा माँ जी, पैसे ना होने की वजह से एक रजाई वाला भी हमारी कैसी बेइज्जती कर रहा है। अब तो रजाई को खरीदने के लिए भी हमें पैसे जोड़ने पड़ेंगे। पता नहीं कैसे दिन आ गए। एक तरफ जहां सभी घर के लोग ठंड से परेशान हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अरुण अपने अमीर दोस्त नितिन के घर पर बैठा हुआ था, जहां आराम से कंबल में बैठकर गजक खाते हुए हीटर के सामने अपने हाथ ताप रहा होता है। नितिन, तेरे घर में तो बहुत गर्माहट है। पता है, मेरा घर तो बहुत ठंडा रहता है। मेरे घर में हर जगह बाबा ने हीटर लगा रखा है ना, इसलिए तुझे जब भी ठंड लगे ना तो मेरे घर आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है नितिन, तुम अपनी दोस्त को घर कब भेजोगे? शाम के 5 बज चुके हैं। मैं तो पढ़ाई नहीं करनी है क्या तुम्हें? चलो उठो और पढ़ाई करो, और तुम अब अपने घर जाओ। आंटी, मैं तो अपनी किताब साथ लेकर आ गया था। क्या मैं और नितिन यहीं पढ़ाई कर ले? आपका घर बहुत गर्म है ना, यहाँ ठंडी नहीं लगती। क्यों, ये घर तेरे माँ बाप ने बनाया है जो तू यहाँ बैठकर पढ़ाई करेगा? तुझे मैं घर में आने देती हूँ ना, वही बड़ी बात है। और नितिन, कितनी बार कहा है तुमसे कि ऐसे गरीब लड़कों को अपना दोस्त बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं अब क्या हाथ लगा कर ले जाएगा ये लोग। और तू उठ यहाँ से और जा, और कल से दिख मत जाइयो, बड़ा आया यहाँ पर पढ़ने वाला। नितिन की माँ आरती के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अरुण घर आकर काफी रोता है। वहीं इतने गरीब हालातों से गुजरने की वजह से घर में हर कोई हमेशा चिड़चिड़ा रहता। तो वहीं दोनों भाई जिस आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करते थे, उसके हालात भी काफी ज्यादा बुरे चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें कभी दिन के 50 तो कभी 100 रुपए मिलते। ये देखकर अब मिथिलेश एक रुई की फैक्ट्री में काम ढूंढ लेता है। अब आपकी उम्र हो गई है, इस उम्र में आप काम करते हुए अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। हड्डियां जवाब देने लगी है आपकी। जानता हूँ शारदा, लेकिन घर के हालात से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अब मैं बहू बेटियों को थोड़े ना नौकरी के लिए भेजूंगा। ऐसे कुछ समय और गुजर जाता है, जहां आज हद से ज्यादा ठंड होती है।
जहां बर्फीली हवाई के पीछे नहीं रहती। तेज बर्फीली हवाओं की वजह से इस गरीब परिवार की झोपड़ी की आधी छत टूटकर नीचे बैठी अंकिता पर गिरती है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से छिल जाता है। बस अब यही दिन देखने को रह गया था। कितना दर्द हो रहा है। एक तो ठंड से हम कम परेशान हैं क्या, जो अब ये सब हो गया। हमारा घर वैसे ही कितना ठंडा रहता है और अब तो यहाँ बैठना भी दुश्वार हो गया है। पता नहीं भगवान किस बात की सजा दे रहा है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। तुम अंकिता का हाथ साफ करो, मैं तब तक इसके लिए हल्दी का लेप बना कर लाती हूँ। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे घर के हालात भी काफी ज्यादा बुरे हो रहे थे। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। ठंड की वजह से आज मिथिलेश को फैक्ट्री के लिए निकलने में थोड़ी देर हो जाती है, जिसके चलते मिथिलेश हड़बड़ी में फैक्ट्री जा रहा होता है। हे भगवान, अगर इस रोड से गया तो फिर आधा घंटा लेट हो जाऊंगा और मालिक को दोबारा से पैसे काटने का मौका मिल जाएगा। अब क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, इस जंगल से होकर चला जाता हूं, क्या पता थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊं। मिथिलेश रोड के पास बने जंगल से होकर फैक्ट्री के लिए निकल रहा होता है कि तभी उसे उस जंगल में एक बड़े से पेड़ के पास एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। लेकिन फैक्ट्री के लिए देरी होने की वजह से मिथिलेश जल्दी जल्दी फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। लेकिन शाम को जब उसी रास्ते से मिथिलेश घर आ रहा होता है तो इस बार रुककर उस लकड़ी के घर को देखता है। अरे, लगता है ये लकड़ी का घर किसी ने बहुत सालों पहले बनाया था। हमारा तो कभी जंगल में आना जाना हुआ ही नहीं और कोई भी नहीं आता है, इसलिए किसी ने इसे देखा नहीं। इसकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सालों से कोई यहाँ पर रहा ही नहीं रहा होगा। जंगल के रास्ते से मिथिलेश काफी जल्दी फैक्ट्री पहुंच जाया करता था, इसलिए अब वो रोज उसी रास्ते से आना जाना किया करता है। तो वही मिथिलेश उस घर को भी रोज देखता है। समय गुजरता है और अब उस गरीब परिवार की झोपड़ी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो झोपड़ी कहीं ना कहीं से टूटती रहती थी, जिससे पूरा परिवार काफी परेशान रहता था। हम भगवान हमें ऐसे दिन दिखा रहा है। हे भगवान, हमने इतने भी बुरे कर्म नहीं किए थे जो हमें ये फल भुगतना पड़ रहा है। इस झोपड़ी को छोड़कर तो हम इससे अच्छा रोड पर एक तिरपाल लगाकर रह लेते हैं, वो हमारे लिए सही होगा। कम से कम उसके ऐसे गिरने टूटने का डर तो नहीं होगा। हर दिन के रोने धोने से पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान था, तो वहीं घर में ही हो रही ठंडक से भी इस ठंड में उनका गुजारा करना काफी ज्यादा दुश्वार हो गया था। वहीं मिथिलेश जब रोज रोज उस जंगल में बने छोटे से लकड़ी के घर को देखता है तो उसे एकदम से एक तरकीब सूझती है। मैं कुछ दिनों से फैक्ट्री काफी लेट पहुंच रहा था, लेकिन मैंने उस जंगल के रास्ते से फैक्ट्री जाना शुरू किया। उस रास्ते से गुजरते हुए मैंने वहां पर एक छोटा सा लकड़ी का घर देखा है। इससे तो बड़ा ही है और घर लकड़ी का भी बना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जरा सी हवा से टूट जाएगा। मेरे ख्याल से अब जब तक ठंड है तो हमें वहीं पर अपना गुजारा कर लेना चाहिए। लेकिन बाबा, वो तो जंगल में है ना, क्या वहां पर रहना ठीक होगा? और नहीं तो क्या, जंगल में तो वैसे भी काफी ठंड होती है। वो जंगल इतना गहरा नहीं है और वो घर इतना ज्यादा अंदर भी नहीं बना है। अगले दिन मिथिलेश अपने पूरे परिवार के साथ जंगल में जाता है, जहां वो उन्हें छोटा सा लकड़ी का घर दिखाता है, जिसे अंदर से देखने के बाद ये लकड़ी का घर तो काफी ज्यादा अच्छा है। हमारी झोपड़ी से तो थोड़ा बड़ा ही है ये, है ना भाभी? सही कहा है ना मैंने? अंकिता, मुझे लगा कि काफी छोटा होगा, लेकिन यहाँ तो हम रह सकते हैं, बस थोड़ी बहुत सफाई की जरूरत है इसे। मुझे भी ये जगह सही लगी है, ज्यादा अंदर भी नहीं है, 10 मिनट की दूरी पर ही रोड है, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम ये हमारी उस टूटी फूटी झोपड़ी से तो लाख गुना बेहतर है। उन्हें छोटा सा घर पसंद आ जाता है, जिसके बाद अब अगले दिन ही पूरा परिवार झोपड़ी में से अपना सारा सामान उठाकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी सुमन उन्हें अपनी झोपड़ी खाली करते हुए देख लेती है। मुझे तो लगा ही था कि एक ना एक दिन तुम अपनी झोपड़ी जरूर खाली कर दोगे। अब झोपड़ी खड़ी करके कहाँ जा रहे हो? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, पड़ोसन होने के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ। मदद करने के बहाने सुमन पूरे परिवार को ताने देने में लगी हुई थी। सुमन की बात का कोई जवाब नहीं देता और अब वो सब कुछ लेकर उस छोटे से लकड़ी के घर में आ जाते हैं और अब आराम से रात में सोते हैं। अगले दिन जब सबकी आंख खुलती है तो अरे, घर छोटा है थोड़ा, लेकिन यहाँ इतनी ठंड नहीं लग रही जितनी वहां लगती थी। थोड़ी बहुत है पर बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सोने में मुझे रात में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। छोटा सा घर है और सोने वाले हम इतने सारे लोग हैं, पर कम से कम सुकून की नींद तो आई। पहली बार इन सर्दियों में पूरा परिवार ठीक तरीके से सोया था, तो वहीं घर के बाहर ही दोनों बहुएं मिट्टी से चूल्हा बनाकर खाना बनाने लगती हैं। तभी अंकिता, भाभी, ये घर तो अच्छा है, लेकिन ये भी छोटा है।
हम सब एक साथ इस घर में ऐसे कब तक रहेंगे? सुमन भले ही घमंड करती हो, लेकिन एक बात तो है, उसने 3 मंजिला का घर बनवा लिया। काश 2 से 3 मंजिल वाला घर बना लेते तो कितना अच्छा होता ना, हम भी सुकून से 2 पल रहे थे। अंकिता, तुम्हारी बात में दम तो है। सुमन के मकान को याद कर मुझे एक तरकीब सूझी है। हम जंगल में रह रहे हैं और ये घर भी लकड़ी का है। लकड़ी के बने घर काफी सही होते हैं। आसपास कितनी सारी लकड़ी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इन लकड़ियों की मदद से हम इस घर के ऊपर 2-4 मंजिल का घर तैयार कर लें। इससे हम सब के पास अपना एक अलग अलग कमरा होगा और हम सभी को प्राइवेसी भी मिल जाएगी, जो अभी तक नहीं मिली। वैसे आंचल कहे तो ठीक ही रही है, बच्चे भी अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, कब तक हम सब एक साथ रहेंगे। दोनों बहुएं जब इस बारे में अपने पतियों और बाकी घर वालों को बताती हैं तो उन्हें भी ये बात सही लगती है और अब अगले दिन दोनों भाई आसपास के पेड़ों से ढेर सारी लकड़ियां काट कर ले आते हैं। लकड़ी तो हमने काफी काट ली है, लेकिन घर का स्ट्रक्चर कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा। इस तरफ हम उतरने के लिए सीढ़ियां बनाएंगे और इस तरफ हम 1 से 2 मंजिल का घर बना लेंगे। कमरे थोड़े छोटे रहेंगे, पर इस हिसाब से 2 से 3 लोग आराम से उसमें रह सकते हैं और नीचे वाले इस हिस्से में एक छोटा सा कमरा बनाकर हम उसमें रसोई भी बना लेंगे। क्यों, सही रहेगा ना? रमन का नक्शा सभी को पसंद आता है, जिसके बाद अब दोनों भाई लकड़ी काटने पीटने में लग जाते हैं। तो वहीं दोनों बच्चे, सबका अलग अलग कमरा बन रहा है, हमें भी तो अलग कमरा बनवाना है। या लीशा रोज रात को लात मारती है मुझे नींद में, तो मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। मम्मी, मुझे अलग से कमरा चाहिए। अरे इस तरह लड़ते नहीं, तुम लोगों को अपना कमरा चाहिए ना, तो ठीक है, तुम्हारे लिए भी कमरा बना देंगे। कुल मिलाकर सभी घर वालों के हिसाब से दोनों भाई मिलकर 5 कमरे तैयार करते हैं, जो तो होते तो थोड़े छोटे हैं, लेकिन 2-2 लोगों के रहने के हिसाब से बिल्कुल ठीक होते हैं। घर तैयार करने में बाकी परिवार वाले भी काफी मदद करते हैं और अब ज्यादा समय न लगाते हुए कुछ दिनों में इस गरीब परिवार की 5 मंजिला लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। आखिरकार हमारा एक अलग कमरा हो ही गया, अब हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकते हैं। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि हम इस तरह अकेले वक्त बिताने का मौका मिलेगा। हाँ, मुझे तो यहाँ काफी अच्छा लग रहा है। अब हम सभी आराम से अपने अपने कमरों में रह पाएंगे। आखिरकार इस गरीब परिवार का उसका 5 मंजिला घर तो मिल गया था, लेकिन चारों तरफ जंगल होने की वजह से उस लकड़ी के घर में भी काफी ठंडक रहने लगी थी। आज तो काफी ज्यादा ठंड लग रही है। लगता है अब जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे सर्दी भी बढ़ती जाएगी। कल रात को मुझे तो काफी ठंड लग रही थी, तुम लोगों को ठंड नहीं लगी क्या? लग तो रही थी माँ, सोने के लिए अब सुकून सी जगह तो मिल ही गई, लेकिन ठंड से छुटकारा अभी भी नहीं मिला। हमारा घर अभी भी अंदर से काफी ठंडा है। वहीं मिथिलेश अपने काम के लिए निकल जाता है, तो वहीं आज मिथिलेश फैक्ट्री में देखता है कि जो रुई थोड़ी सी खराब होती है उन्हें अलग करके फेंकने के लिए रख दिया जाता है। ये देखकर मिथिलेश, अरे ये किसी भी काम की नहीं है, फेंकने में ही जा रही है। एक काम करता हूँ, इन्हें घर लेकर चलता हूँ, कुछ न कुछ तो इनका इस्तेमाल हो ही जाएगा। जब बोरा भर के मिथिलेश ढेर सारी रुई घर लेकर आता है तो, पापा जी आप इतनी सारी रुई क्यों लेकर आ गए? भला इनका हमें क्या काम? मैंने सोचा कि रुई से तुम लोग कुछ न कुछ जुगाड़ तो कर ही लोगी। देखो कुछ हो जाए तो, वरना फेंक देना। रुइयों को देखकर महिमा के दिमाग की बत्ती जलती है और अब महिमा सभी कमरों के कोने और दीवारों के साइनों में उन रुई को लगा देती है, जिससे ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत ठंड रुक जाती है और कमरे में हल्की हल्की गर्माहट होती है। चलो थोड़ी तो गर्माहट हुई, वरना ठंड से हालत खराब हो रही थी। मुझे तो लगता है कि अब धीरे धीरे हमारा घर भी गर्म होने लगेगा। अब देखना जी, लगता है भगवान ने हम गरीब परिवार पर अपनी आंखें खोल ली हैं। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। महिमा और आंचल घर का थोड़ा बहुत सामान लेकर लौट रही होती है कि तभी उन्हें जंगल में आसपास ढेर सारा सूखा चारा मिलता है, जिसे देखकर, यह तो काफी सारा सूखा चारा है, लगता है कोई इसे यहाँ पर बेकार समझकर यहीं पर छोड़ गया है। अरे इसमें बेकार क्या समझना है, ये सूखा चारा भला किस काम आ सकता है? किन किन काम में ये इस्तेमाल हो सकता है ये पूछो। घर में इतने सारे पुराने कपड़े रखे हैं, हम चाहे तो उनमें ये सूखा चारा थोड़ा बहुत छोटे छोटे कपड़ों में, और पापा जी जो रुई लाए थे वो भी तो बची हुई है ना, उसे डालकर एक नरम बिस्तर बना सकते हैं और साथ ही साथ ओढ़ने के लिए एक मोटी कंबल भी। दोनों बहुएं ढेर सारा सूखा चारा लेते हैं और घर जाकर उसे एक कपड़े पर रखकर साथ में छोटे मोटे कपड़े और रुई रखकर उसे चारों तरफ से सिल देती हैं, जिससे वो 5 बिस्तर और 5 कंबल ओढ़ने के लिए बना लेती हैं। और जब सब उस बिस्तर पर बैठकर ऊन कंबल को ओढ़ते हैं तो, बहू ये बिस्तर तो बहुत मुलायम है, वरना पहले चादर बिछाकर ओढ़ने में ये जमीन बहुत चुभती थी।
हाँ मम्मी, और इसे ओढ़ने से तो मुझे ज्यादा ठंड भी नहीं लग रही है। सभी को इतना खुश देखकर दोनों बहू भी काफी खुश होती हैं। तो वहीं आशीष और रमन का फैक्ट्री का मालिक वीरेंद्र आज अपना पुराना घर खाली कर रहा होता है। सामान को उठाने के लिए वो अपनी फैक्ट्री के कुछ मजदूरों को ही ले जाता है। सामान उठाने में तुम लोगों ने मेरी खूब मदद करी। वैसे मेरे घर पर ये कुछ पुराने शीशे रखे हुए थे, घर के रेनोवेशन के बाद ये बच गए थे। अब नए घर में तो इनका कुछ काम नहीं है, इसे जाते हुए कहीं कूड़ेदान में रख देना। ये आपके किसी काम के नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसे कूड़ेदान में रखने की बजाय हम ले जाएं। अरे भला, ये शीशे तुम्हारे किस काम के आ सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ले जाना है तो ले जा सकते हो। अपने भाई के साथ आशीष उन शीशों को घर ले आता है। रुई लगाने के बावजूद भी खिड़की दरवाजे से हल्की हल्की हवा घर में आ रही थी, लेकिन जब दोनों भाई खिड़की दरवाजा के बजाय उन शीशों को खिड़की दरवाजे के तौर पर घर में लगाते हैं तो घर में अपने आप गर्माहट पैदा होने लगती है। तो वहीं आज दोनों बच्चे एक दोस्त के घर जाकर कार्टून देख रहे होते हैं और वो कार्टून में कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वो जल्दी से भागते हुए अब घर आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, हमने एक कार्टून में देखा था कि एक घर में एक लकड़ी की टेबल होती है और उसे पर एक बड़ी सी चादर बिछी होती है। उस टेबल के नीचे हीटर होता है और सब उस चादर में बैठे होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। माँ, हमारा फ्रेंड कह रहा था कि वो भी अब ऐसा ही करेगा। माँ, हम भी ऐसा करते हैं ना? दोनों बच्चों की बात सुनकर एक बार फिर दोनों बहुओं को एक नई तरकीब सूझती है और अब वो लकड़ी से एक छोटा सा टेबल बनवाकर उसके नीचे लोहे की टीन में लकड़ी जलाकर डाल देती है और उस पर एक बड़ी सी चादर बिछा देती है। और जब पूरा परिवार चादर को ओढ़कर आराम से बैठता है तो अरे, यहाँ तो काफी ज्यादा गर्माहट हो रही है। देखा, दादाजी कहा था ना मैंने कि अब हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। इसी तरह के छोटे मोटे जुगाड़ को करते हुए अब दोनों बहुएं घर के एक एक कोने में लोहे की टीन के अंदर लकड़ी डालकर जलाकर रख देती हैं, जिससे घर में अपने आप ही गर्माहट पैदा होने लगती है। और जो परिवार पहले झोपड़ी में ठंड से मर रहा था वो वहीं अब परिवार अपने उस 5 मंजिला वाले गर्म घर में आराम से सर्दियों के मौसम को गुजार रहा होता है। माँ जी, वैसे तो अब सब कुछ ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि घर के काम के बाद हमारे पास काफी वक्त बच जाता है, तो हम भी फैक्ट्री वगैरह में कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। इससे घर में 4 पैसे ज्यादा आएंगे। मैं भी पहले इनकी नौकरी के खिलाफ था, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि ये सही कर रही हैं। हम इतने बुरे वक्त से गुजरे हैं, अगर ये लोग भी काम कर रहे होते तो शायद हमें वो दिन देखना नहीं पड़ता। तुम लोग ठीक कह रहे हो, कब तक 4 लोगों के बारे में सोचेंगे। बहू, कर लो तुम नौकरी। सास ससुर से नौकरी करने की इजाजत मिल जाने के बाद दोनों बहुएं काफी खुश होती हैं और अब वो भी फैक्ट्री वगैरह और घरों में काम देखकर करना शुरू कर देती हैं। तो वहीं अंकिता भी जंगल से थोड़ी बहुत लकड़ियां काट कर आसपास के घरों में ठंड समय बेच आती हैं और रोज की तरह लकड़ी बेचकर अंकिता घर आई रही होती है कि रोड किनारे अंकिता को बैठी हुई उसकी बुआ निर्मला दिखती है, जिसे देखकर अंकिता जल्दी से निर्मला के पास जाती है। बुआ जी, आप यहाँ, वो भी इतनी ठंड में? इस तरह भैया भाभी कहाँ हैं? अब मैं क्या बताऊं तुझे, मेरी बहू ने मेरे बेटे को ऐसा भड़काया कि उसने मुझे इस कड़कड़ाती ठंड में घर से ही निकाल दिया। इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी उस घर में मेरे रहने के लिए रत्ती भर जगह नहीं दी है मेरे बहू बेटे ने। अपनी बुआ की ऐसी हालत देखकर अंकिता से रहा नहीं जाता और वो अपनी बुआ को अब सीधा जंगल में बने अपने 5 मंजिला घर के बाहर लेकर आती है, जिसे देखकर निर्मला, अंकिता बेटा, तो मुझे जंगल में क्यों लेकर आई हो? और ये इतना बड़ा घर किसका है, वो भी 5 मंजिल का? अरे ये हमारा ही है, अब चलो तो सही अंदर। अंकिता की बात सुनकर निर्मला को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब निर्मला घर में जाती है तो घर की गर्माहट से उसे काफी सुकून मिलता है। तो वहीं अब अंकिता अपनी बुआ को उस टेबल के पास बिठाकर चादर उड़ा देती है। ये सब देखकर निर्मला, तुम तो छोटी सी झोपड़पट्टी में रहते थे, एकदम से ये सब कैसे हुआ? बस बुआ जी, भगवान का चमत्कार समझ लीजिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय, और हाँ, इस बार मैंने इसमें अदरक भी डाली है। अपने इतने बुरे बर्ताव के बावजूद भी घर में सब निर्मला की काफी इज्जत करते हैं और अब बच्चों वाले कमरे में ही निर्मला को रहने के लिए कह देते हैं। तो वहीं निर्मला को भी ये सब देखकर अपनी कही बातों पर काफी अफसोस होता है। ऐसे 2 दिन गुजरते हैं। महिमा दोनों बच्चों को स्कूल लेकर घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे सुमन मिलती है। अरे महिमा, कैसी हो तुम? और झोपड़ी को छोड़ने के बाद कहाँ चली गई? रास्तों पर तो नहीं भटक रही? आंटी, पता है अब हमारा बहुत बड़ा घर है, वो भी 5 मंजिल का। अरे महिमा, ये अलीशा क्या कह रही है? अब बच्चों को भी तुमने झूठ बोलना सिखा दिया है? झूठ बोलना नहीं सिखाया है, यकीन नहीं होता तो चलो हमारे साथ। महिमा सुमन को जंगल में बने अपने उस 5 मंजिला घर में लेकर जाती है, जिसे देखकर सुमन को यकीन ही नहीं होता।
ये इनका 5 मंजिला घर है। मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे सुमन, क्या सोच रही हो? आओ मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। महिमा अब सुमन को पूरा घर दिखाने लगती है, जिसे देखकर सुमन मन ही मन काफी जल भुन जाती है। तुम तो अपनी 3 मंजिला वाले घर पर इतरा रही थी, लेकिन हमारा तो 5 मंजिला वाला घर है, वो भी तुम्हारे घर से ज्यादा गर्म। तुम कुछ कहना चाहोगी इस बात पर? सुमन वहां से मुंह बनाकर चली जाती है तो वहीं शाम का वक्त होता है और तीनों नंद भाभी अपनी बालकनी पर खड़ी होती हैं। मैं तो सोच रही थी कि हम गर्मियों में वापस चले जाएंगे, लेकिन अब हम गर्मियों में भी यही रहेंगे, बस ठंड के जुगाड़ को हटा देंगे। और ठंड वापस आएगी तो दोबारा से जुगाड़ करके घर को गर्म कर लेंगे। देर से ही सही, लेकिन अब गरीब परिवार के पास भी अपना खुद का 5 मंजिला वाला गर्म घर होता है, जिसमें अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है।